Hello friends, Dr. Manish here, consultant oral and maxillofacial surgeon and facial plastic surgeon। आज डॉक्टर्स डे है, तो सबसे पहले तो सभी को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई। और आज डॉक्टर्स पे ही चर्चा करेंगे हम लोग कि डॉक्टर्स का सोसाइटी में क्या रोल है और क्या क्या सोसाइटी को ग्रीवांसेस हैं, मतलब बहुत सोसाइटी खुद क्या चाहती है कि डॉक्टर्स कैसे हों, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा होने में क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं और डॉक्टर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सोसाइटी से। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि समाज को डॉक्टर से अलग नहीं किया सकता है और डॉक्टर्स भी समाज का ही एक हिस्सा है। दोनों का काम एक दूसरे के बिना चलता नहीं है। पुलिस की ज़रूरत शायद सोसाइटी को कम पड़ती होगी, लेकिन डॉक्टर्स की ज़रूरत शायद हर दिन हर पल पड़ती है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर्स डे के बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। डॉक्टर्स डे हम लोग 1 जुलाई को मनाते हैं। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जो हैं वो बहुत ही फेमस डॉक्टर थे वेस्ट बंगाल की, और वो 1940 और वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। और 1948 से लेके 1962 तक, जब तक वो ज़िंदा रहे, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे और सोशल सर्विस में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो उनको याद करके हम लोग डॉक्टर्स डे मनाते हैं, सारे डॉक्टर्स के सेक्रीफाइसेस को याद करते हैं। और अभी वर्तमान में जो मेरा डिपार्टमेंट है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, हमारे एक सीनियर जो हैं अभी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम श्री मानिक शाह है। तो सबसे पहले डॉक्टर्स के बारे में ही जानते कि आखिर कौन वो लोग होते हैं जो डॉक्टर बनते हैं। सबसे पहले तो बड़ा सवाल ये है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति और किसी प्रोफेशन की मानसिकता को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि उसका विकास कैसे हुआ। तो सामान्यतः आप देखिएगा अपने आसपास कौन लड़का डॉक्टर बनता है, वही अक्सर देखा हुआ जो पढ़ने में बहुत तेज़ है, जीनियस है, हमेशा टॉपर रहते हैं अपने क्लास में भी। तो आज भी ये सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस निकालना कितना टफ़ है। जब मैं खुद प्रिपरेशन करता था अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो पूरे देश में उस समय सिर्फ जो मतलब ऑल इंडिया के लिए अवेलेबल सीट था वो 2000 से कुछ ज़्यादा था। मतलब नंबर ऑफ़ सीट टोटल तो बहुत ज़्यादा होती है स्टेट्स में, लेकिन एक व्यक्ति जितने सीट्स के लिए एलिजिबल होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत कम सीट्स थी और आज तो सीट्स खैर पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, बट नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो कहने का मतलब ये है कि एक डॉक्टर बनना, ये तो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट की बात होगी। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्रिपेयर करो, फिर उसका एंट्रेंस दो, फिर 3 साल की पढ़ाई करो, फिर उसके बाद फिर सुपर स्पेशलाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं DM या MCH करना, उसके लिए फिर से एंट्रेंस दो और फिर पढ़ाई करो और फिर डॉक्टर बनो। मतलब एक अच्छा डॉक्टर बनने में या एक अच्छा डॉक्टर समाज को बनाने में 12-15 साल तो लग ही जाते हैं। तो इतनी लंबी पढ़ाई के बाद जो उसके जीवन का एक गोल्डन पीरियड होता है, जिसमें वो थोड़ी मस्ती कर सकता है, किसी के साथ घूम सकता है, एक होता है कि यूथ का एक एंजॉय करने का वो जो तरीका होता है, उससे वो वंचित ही रह जाता है। उसकी पूरी ज़िंदगी पढ़ाई में ही जो गोल्डन पीरियड होता है लाइफ का, वो निकल जाता है। तो वर्क ऑफ जो डॉक्टर है उसके बाद भी, मतलब ये तो शुरुआत है, ये तो जब आप फील्ड में के एंट्रेंस की बात है। जब आप समाज में आते हैं तो एक अलग ही लेवल का चैलेंज होता है, क्योंकि आप सोचिए इतना दबाव किसी पे भी नहीं होता कि आपको हर बार परफॉर्म करना है। इफ़ यू हैव टू परफॉर्म एवरी टाइम, बिकॉज जब भी कोई केस आता है, चाहे वो एक बहुत ही इमरजेंसी के लेवल का केस हो, ब्रेन मतलब कि कोई हीट स्ट्रोक का पेशेंट हो सकता है, कोई ब्रेन इंजरी का पेशेंट हो सकता है, सबड्यूरल हेमेटोमा हो सकता है, एपिड्यूरल हेमेटोमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या कोई हार्ट अटैक का पेशेंट हो सकता है, या कोई मेजर ट्रॉमेटिक सर्जरी हो सकती है जिसको हम लोग डील करते हैं। तो आप ये सोचिए कि जब उसके साथ लोग आते हैं, या कोई छोटा से छोटा केस भी, तो वो 100% एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं कि ठीक होना ही होगा। और हर बार किसी को ठीक करना कितना मुश्किल काम होता है। तो कितना मानसिक दबाव एक डॉक्टर को होता है एवरी टाइम, क्योंकि 100 में 100
हर बार रिजल्ट परफॉर्म करना दुनिया का कोई इंसान, इस धरती का कोई जीव नहीं कर सकता। इस मानसिक दबाव के साथ एक डॉक्टर जीता है। और अभी जो डेटा है रिसेंट डेटा कि जो एक व्यक्ति का औसत जीवन काल होता है, पूरी दुनिया में सर्वे हुआ था, तो मान लीजिए कि 70 साल है एवरेज व्यक्ति, 100 व्यक्ति हैं तो उसमें से जो 60 व्यक्ति हैं वो 60 साल जिए, मतलब एवरेज 60 या 70 ईयर मान लो एज, एवरेज एज है ह्यूमन का, तो डॉक्टर्स का 65 ईयर्स है। मतलब कि एक आम व्यक्ति की तुलना में एक डॉक्टर कम ज़िंदगी जी पाता है, ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो जो डॉक्टर का काम है वो बहुत ही मुश्किल, बहुत ही तकलीफ़ भरा और टॉर्चरस है। आप सोचिए कि किसी गायनेकोलॉजिस्ट को या किसी पीडियाट्रिशियन को या किसी इमरजेंसी डॉक्टर को 24 घंटे ऑन द वर्क रहना पड़ता है, क्योंकि कब इमरजेंसी, रात में 1 बजे अगर आप हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ जाए तो आपको देखना ही देखना है, और आपका सारा इक्विपमेंट, सारा इमरजेंसी का ड्रग, सारा सब कुछ हर टाइम रेडी होना चाहिए, क्योंकि गलती का स्कोप बहुत ही कम होता है। और उसके बाद शरीर की जो बनावट होती है वैसी होती कि एवरी टाइम, हर कुछ देर बाद शरीर अलग रिस्पॉन्स देता है। जैसे पेड़ का एक पत्ता मान लीजिए कि जब वो नया नया जन्म लेता है तो ब्राउनिश कलर का होता है, छोटा सा होता है, फिर थोड़ा और ग्रीनिश, फिर और ग्रीनिश, फिर एक येलो होके गिर जाता है। तो एक पेड़ का एक पत्ता अपने जीवन काल में कितना बदलाव देखता है। तो कहने का मतलब क्या कि जब एक पेड़ का पत्ता, एक ही पेड़ का हर पत्ता अलग होता है और हर समय वही पत्ता अलग अलग रूप में होता है, तो मानव जीवन भी ऐसे ही होता है कि आप नहीं कह सकते कि अभी जैसा व्यक्ति था 4 घंटे बाद भी वैसा ही व्यक्ति रहेगा। तो ड्रग्स जो हम लोग दवाइयाँ देते हैं उसका रिस्पॉन्स भी एक ही टाइम, एक ही इंसान में अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है, और अलग अलग इंसान में तो अलग अलग होता ही होता है। तो कितना टफ है डील करना। और उसके बाद जो पेशेंट के एक्सपेक्टेशंस, कंप्लेंट्स, और हर आदमी आता है अपना बोझ डाल के चला जाता है, उसके बाद भी आपको मुस्कुरा के बात करना है, उनके कंप्लेंट्स को सुनना, इट्स नॉट ईजी। ये जब आप, जिनके घरों में बच्चे डॉक्टर्स होंगे, सिर्फ वही, उनकी फैमिली ही कुछ हद तक समझ सकती है कितना दबाव होता है। बहुत सारी बातें हैं, मैंने कुछ टॉपिक्स लिख भी लिए हैं आज। वैसे मैं लिखता कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन कुछ हेडिंग्स लिख लिए हैं जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो लेकिन फिर भी बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं एक समाज की, उसमें किसी भी अंग के प्रति, जैसे डॉक्टर भी एक समाज का ही अंग है। तो और हर चीज़ में हमेशा ही सुधार की गुंजाइश भी होती है। तो डॉक्टर्स के प्रति जो उम्मीद है समाज का, वो दिन पर दिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। लोगों के पास जैसे जैसे पैसा भी आ रहा है वो और ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं, क्योंकि कई बार सोचते हैं कि पैसा दे दिया तो सब कुछ हो सकता है, जबकि वो नहीं समझते कि डॉक्टर्स भी मरते हैं और डॉक्टर्स के घर वाले भी मरते हैं। पैसे से ही ऐसी चीज़ नहीं है कि हेल्थ जो है कोई साड़ी या कोई गहना नहीं है जो पैसे से परचेज़ किया जा सकता है। डॉक्टर्स अपना काम कर सकते हैं, मैक्सिमम एफर्ट मोस्टली केसेस में। देखिए कमियां किस प्रोफेशन में नहीं है और गलत लोग किस जगह नहीं पाए जाते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी प्रोफेशन में सारे लोग अच्छे हो जाएं, ये मान के चलना ही गलत है। उसके अलावा हमारे प्रोफेशन में तो एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वो क्वैकरी। मतलब चाहे आप दिल्ली में रहते हो और चाहे आप एकदम किसी उड़ीसा के या बिहार के एकदम रूरल एरिया में रहते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर जगह आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं पास है और वो धड़ल्ले से मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बहुत सारे तो ऐसे हैं कि उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रखे हैं, दिल्ली में भी और देहात में भी। आप उन्हें पता नहीं कर सकते। इवन मैं 1-2 बार नहीं पहचान पाया कि ये सामने वाला, उसने बाकायदा आप अपना विजिटिंग कार्ड भेजा, उस पर MBBS, MS, MD ये वो लिखा हुआ था। और मैं नया प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, मैंने नई प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी और वो आया, उसने अपना कार्ड भेजा, मैं वहाँ से आई। तो उनको पहचानना कई बार बहुत मुश्किल होता है। बाद में प्रोफेशन में आने के बाद धीरे धीरे लोकल एरिया के सारे डॉक्टर्स जान जाते हैं कि कौन सा डॉक्टर है, कौन क्वैक है या प्रैक्टिशनर है, उस तरह से। तो एक बड़ा सेगमेंट तो ऐसे लोगों का है जो कि डॉक्टर्स ही नहीं हैं, तो वो इस चीज़ को, मेडिकल प्रोफेशन को एज ए बिज़नेस लेते हैं, सिर्फ पैसा कमाने की मशीन है ये। और ऐसे लोगों की संख्या
70% तक है या शायद ज़्यादा भी हो। तो समाज को भी ये चाहिए कि उनको रिकॉग्नाइज़ करें, उनसे बचें, कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति डॉक्टर है और कौन सा नहीं। और अगर कुछ लोग उनसे इलाज कराते हैं अपना या ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनकी भी कमी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कशन के लिए। तो मैंने पहला तो एक टॉपिक लिया था क्योंकि इस टॉपिक को बहुत कम लोग बात करते हैं। लोग डरते हैं, डॉक्टर्स भी डरते हैं कि छोड़ो जाने दो, क्योंकि डॉक्टर्स को पता है, देखिए ऑनेस्टली बिना डॉक्टर्स के तो समाज चल नहीं सकता ना। तो उन्हें पता ही है कि हाँ हमारी ज़रूरत है, तो क्यों हम कुछ ऐसी चीज़ बोलें जिससे कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी हो या ऐसी चीज़ छेड़ें जो किसी को पसंद ना आए। तो बहुत पहले एक फिल्म आई थी गब्बर, आपने मोस्टली ज़्यादातर लोगों ने इसका या तो मूवी देखी हुई या कुछ ना कुछ उसका पार्ट तो ज़रूरी देखा होगा, जिसमें एक हॉस्पिटल में अक्षय कुमार जी जाते हैं और ये वो पूरा ड्रामा और ये सब कि सारे डॉक्टर्स चोर होते हैं डॉल। देखिए इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता कि कुछ लोग गलत होते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं, कुछ % होते होंगे। लेकिन जब आप ऐसे किसी को कहते हैं तो पूरे समाज पर असर पड़ता है। उन लोगों का क्या कसूर जो बहुत ही ईमानदारी से, बहुत मेहनत से आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बहुत कम पैसे भी लेते हैं। मैंने तो देखा है, एक्चुअली आप जैसे होते हैं ज़्यादातर विचार आपके वैसे ही होते हैं। तो मैं तो बहुत ही कम चार्ज करता हूँ, मुझे पता है। तो शायद मुझे लगता है कि सारे ऐसे ही होंगे, बट मैं मानता हूँ शायद सभी लोग नहीं होंगे, ये पॉसिबल है। बट आप ये सोचिए, ये जो अभी मैंने नाम लिया वो अक्षय कुमार और वो एक और आता है, मैं नाम मिस कर जाता हूँ एक्चुअली, वो काजोल का हस्बैंड जो भी है, वो गुटखा खाने वाला। तो वो व्यक्ति जो इन चीज़ों का ऐड कर रहा है, प्रचार कर रहा है, आप उनसे किस एथिक्स की उम्मीद करते हैं? हज़ारों लाखों लोग हर साल गुटखा खा के मर जाते हैं। तो ऐसे कंपनीज़ का प्रमोशन करना चाहिए क्या? मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सेंसिबल, मैं तो नहीं करूँगा, मतलब मुझसे तो कोई कितना भी पैसा दे दे, हज़ारों करोड़ रुपए, तभी भी अगर कोई कंपनी वाला बोले कि मेरे ऐसे प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर दीजिए जिससे लोग मरते हैं, आप सोचिए कि कैसा है ये समाज, जो समाज के मारने वाले समाज के लिए डेंजरस चीज़ों को भी प्रमोट कर, तो कैसे होंगे वो? मैं ये नहीं कहता कि गब्बर फिल्म में जो दिखाई वो पूरी तरह गलत है, लेकिन ऐसे हॉस्पिटल्स या ऐसे डॉक्टर्स 1% भी नहीं है शायद, लेकिन 99% लोगों ने तो कोई गलती नहीं की, उनके बारे में नेगेटिव ओपिनियन बन गया। ऐसे ही मीडिया, देखिए मैं तो बहुत थोड़ा हार्श हूँ, ज़्यादा मैं कड़ा बोलता हूँ, ईमानदारी से जो लोग बोलते हैं वो टफ ही बोलते हैं शायद। एक अखबार 5 रुपये का मिलता है या 6 रुपये या 4 रुपये, मुझे नहीं पता कितने। मेरे को अखबार पढ़े बहुत साल, ज़माना हो गया, मैंने कभी 5-10 साल से प्राइस भी नहीं देखी है। इस दुनिया में, मतलब इंडियन डेमोक्रेसी में अगर बात करूँ मैं, तो शायद सबसे जल्दी जो प्रोफेशन बिका है और सबसे जल्दी जो भ्रष्ट हुआ है वो शायद नेता नहीं, पत्रकार ही हैं। क्योंकि आज जो मीडिया हाउस की जो कंडीशन है, मीडिया हाउसेस न्यूज़ को सनसनीखेज बनाने के लिए क्या नहीं करते हैं। तो जैसे ही कुछ न्यूज़ ऐसा इनको मिलता है वो उसको सनसनीखेज बनाने का प्रयास करते हैं और दोनों साइड के वर्जन को इक्वली नहीं दिखाया जाता। आप ऑनेस्ट तब हो सकते हैं जब आप दोनों साइड के वर्जन्स को दिखाएं। मिसहैप्स होते हैं, मैंने कहा कि जब डॉक्टर्स के घर के लोग मर जाते हैं, खुद डॉक्टर्स मर जाते हैं, उनको भी तो कोई डॉक्टर ट्रीट ही करता होगा। आप एक बार सोच के देखिए। और कौन से लोग डॉक्टर बनते हैं? वही बच्चे जो सबसे ज़्यादा सुशील, सभ्य, पढ़ने वाले होते हैं। तो वो क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो क्राइम करेंगे, क्रिमिनल होंगे, उनसे क्रिमिनल जैसा ट्रीट करना? उनके घर के लोग मर जाते हैं, उन्हें बचा नहीं पाते। बहुत सारी ऐसे मेडिकल कंडीशंस हैं। एक शरीर एक ब्रह्मांड है, एक यूनिवर्स है। अभी भी पूरा साइंस इसको शायद 5% ही समझ पाया है, और 5% ही में मैं पूरे मेडिकल नॉलेज की बात कर रहा हूँ। एक स्पेशलिस्ट शायद एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर यानी कि समझिए कोई न्यूरोफिजिशियन है या खुद मैं हूँ, तो मैं अपने डिपार्टमेंट की चीज़ें ही जानता हूँ, सारी चीज़ें नहीं जानता हूँ। तो और भी एक डॉक्टर बनने से और भी कम होगा। तो उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके हाथ के बाहर की चीज़ है। तो कई बार बहुत कोशिश, बहुत एफर्ट करने के बाद भी डॉक्टर सेव नहीं कर पाता। बुरा लगता है मुझे भी। मैं अपने घर के इंसिडेंट बता रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मेरे छोटे भाई की जो वाइफ हैं, उनकी एक छोटी सर्जरी हुई थी एम्स में।
और बहुत अच्छे डॉक्टर्स जो कि मेरे नोन थे उन लोगों ने करा था, और मेरा फ्रेंड है खुद वहाँ पे, तो उसका सुपरविजन भी था, हमेशा वो बेचारा खड़ा रहता था। और उसके बाद भी एक और बहुत बड़ी सर्जरी भी नहीं थी, छोटा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो मैंने तुरंत उसे फ़ोन किया, बोला यार लगता है डॉक्टर ने सही नहीं किया यार। चूँकि मैं उस वक्त आदमी एक पेशेंट की तरह बिहेव करता है, लेकिन थोड़ी देर रुक के जब मैंने खुद सोचा कि, तो मैंने पाया कि तो मैं वैसे बिहेव कर रहा हूँ जैसे समाज बिहेव करता है। तो मैं समझ सकता हूँ इमोशंस को, क्योंकि जब भी आप अपना किसी अपने को लूज़ करते हैं या किसी अपने के साथ थोड़ा कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो एक इमोशनल आउटबर्स्ट होना स्वाभाविक है। लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए एंगर शो करना, तोड़ फोड़ करना, ये जायज़ नहीं है। इससे क्या होता है ना कि डॉक्टर्स का जो प्यार है सोसाइटी के प्रति वो कम होता है। इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर्स आजकल रात में इमरजेंसीज नहीं लेते हैं कि कौन, मुझे पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है, कौन इतना हेडेक लेगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। एक और बड़ा पॉइंट है जिस पे अक्सर लोगों का कंप्लेन होता है, जैसे हॉस्पिटल्स में लूट है। देखिए जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं ना, वो बहुत सोशल सर्विस के लिए नहीं बने, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि उनमें बहुत बड़े बड़े लोगों के पैसे लगते हैं। किनके पैसे लगते हैं बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में? या तो कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो, जो कि बहुत कम होता है, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट या बड़ा नेता, उनके बाकायदा शेयर्स निकलते हैं, कंपनीज लिस्टेड होती हैं मुंबई और नेशनल स्टॉक्स एक्सचेंज में, उनकी मीटिंग्स होती हैं, उनके जो स्टेक होल्डर है, जो कि जिन्होंने फंड करा है, वो पूछते हैं भैया कितना कमा के दिया। तो आप अगर ये उम्मीद करते हैं कि बड़ा हॉस्पिटल सोशल सर्विस करेगा, तो ये मतलब बेवकूफ़ी है। हाँ, वो ट्रीटमेंट बुरा नहीं करेगा, जानबूझ के कोई पेशेंट लूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन पैसे वो लेगा। तो आप या तो इंश्योरेंस करवाएं, तभी आप बड़े हॉस्पिटल में जाएं, या आपके पास बहुत पैसा हो तो जाए। सबसे अच्छा उपाय है कि आप, एक समाज को ये भी चाहिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो ख़राब हो रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल्स तो अभी भी ठीक है, जैसे एम्स का प्रोटोकॉल बहुत अच्छा है, तो भीड़ बहुत है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ आज भी सारे डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट नहीं हैं। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो यहाँ न्यूरो सर्जन नहीं है, न्यूरोफिजिशियन नहीं है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन नहीं है, इमरजेंसी ट्रॉमा के सर्जन नहीं है। तो आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो हॉस्पिटल फंक्शन कर पाएगा ठीक से? मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं है, जबकि लोकल एमएलए या एमपी या मिनिस्टर्स आखिर कर क्या रहे हैं? मतलब किस लिए हैं ये? जब आप वोट देते हैं तो क्या आपकी ये नैतिक जिम्मेवारी नहीं है कि आप इस टॉपिक पे बात करें? जब कोई लोकल नेता उनको, बड़े नेताओं को लेके आता है, तो आप इस बात का कंप्लेन क्यों नहीं करते? सिर्फ फ़ोटो खिंचवा के फेसबुक पे डालने से तो चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली। एक और चीज़ है, जैसे कि सदर अस्पताल की जो हालत है वो तो सबको पता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं। तो सारा जो लोड है वो टर्शियरी सेंटर यानी कि एम्स या बड़े हॉस्पिटल्स जो भी होते हैं उन पे पड़ जाता है। तो वहाँ के डॉक्टर्स भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं काम कर करके। और कुछ चीज़ें हैं जैसे डॉक्टर्स में जो कमी है, मैं वो उस पॉइंट्स पे भी आऊँगा जहाँ हमें सुधार कर सकते हैं, और कैसे सुधार करना इस चीज़ पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। सुधार के लिए देखिए, मेरे को लगता है कि जैसे कि एक और बड़ा प्रॉब्लम है, मैं डिस्ट्रिक्ट्स में देखता हूँ, चूँकि मेडिकल कॉलेजेस और बड़े हॉस्पिटल जैसे एम्स लाइक हॉस्पिटल्स में एडमिनिस्ट्रेशन, जो जनरल प्रशासन है, प्रशासन का तंत्र है, उसका इंटरफेरेंस उतना नहीं है। शायद इसी वजह से वो हॉस्पिटल्स अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ अच्छे डॉक्टर्स उन जगह पे अभी भी जाते हैं और जाना चाहते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल की जगहों पे अच्छे डॉक्टर्स, जो बहुत वेल ट्रेंड, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो आना ही नहीं चाहते, ऑल बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेसी। मतलब देखिए, अगर मेरा कोई बॉस हो और मेरे से ऊपर की चेयर पे बैठा हो और मुझसे कम नॉलेज वाला हो, तो मेरी आत्मा ये स्वीकार ही नहीं करेगी कि अच्छा, वो भी तब चलो थोड़ा बहुत तो जानता हो, जब उसको मेडिकल साइंस का ABCD भी नहीं पता हो, और वो सिर्फ जाके हल्ला करके गालियाँ दे के आए और अखबार में निकलवाए कि DM साहब भड़के और कमिश्नर साहब भड़के, सेक्रेटरी ने हड़काया। उससे काम नहीं होता है, उससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। क्योंकि अगर मान लो, मैं तो वैसे जगह काम करता नहीं, लेकिन अगर मैं काम करूँ तो मेरी आत्मा ये स्वीकार ही नहीं कर पाएगी कि ये मेरा बॉस है, क्योंकि पता है वो गधा है, उसे कुछ नहीं आता मेडिकल साइंस का, वो चिल्लाया और गया है। तो ब्यूरोक्रेसी के शोर मचाने से चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। तो मेरा तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है
कि एक सबॉर्डिनेट तभी काम अच्छे से करता है जब उसका बॉस उस चीज़ को अच्छे से जानता हो, जिस सेक्टर में वो काम कर रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारे अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, बहुत लंबे, मैं थोड़ा मतलब विषयांतर नहीं है लेकिन उससे लिंक नहीं है, तो जयशंकर साहब जो हैं वो एक फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं। बहुत साल तक इंडियन जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स था उसके सारे सेक्रेटरीज ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, जबकि उनको डिप्लोमेसी जिसको बोलते हैं उसका कुछ पता नहीं होता उनको, लेकिन इतना उनकी पकड़ है मतलब सर्विसेज पे कि सारे ब्यूरोक्रेट्स बनते थे। जबकि फॉरेन सर्विस वाले अच्छा रैंक लाते हैं, फिर भी फॉरेन सर्विस वालों को बेचारे को हाई कमिश्नर तक बनाते हैं, कभी भी फॉरेन सेक्रेटरी तक नहीं बनाते थे। पहली बार इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वर्ल्ड लेवल पे फॉरेन मिनिस्टर का चेहरा चमक रहा, ऑल बिकॉज ही इज़ अ टेक्नोक्रेट। उसे पता है कि उसका सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा कहना ये है कि जब हेल्थ को अगर सुधारना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेल्थ को सुधारना है और बड़े हॉस्पिटल्स के बर्डन्स को कम करना है और वास्तव में समाज को अच्छा हेल्थ देना है, तो इंडियन मेडिकल सर्विस को लाइए और उसके ऑफिसर्स को बिठाइए यहाँ पे, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हो कम से कम, जिनको डॉक्टर्स रिस्पेक्ट कर पाएंगे और उन्हें पता है कि डॉक्टर्स कहाँ डंडी मारते हैं और कहाँ गड़बड़ियाँ करते हैं, जो सरकारी अस्पताल में होते हैं कैसे भागते हैं। तो उन चीज़ों को वो चेक कर सकता है। ब्यूरोक्रेट्स कभी चेक नहीं कर सकता क्योंकि उसको आता ही नहीं कुछ, उसको बहुत सारा चीज़ पता ही नहीं होता है। वो हल्ला करता है, शोर करता है, अखबार में अपना नाम निकलता है। और ब्यूरोक्रेसी ज़्यादातर मेरे को ये लगता है, या जहाँ तक मेरा अनुभव है, बिकॉज मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं या मेरी फैमिली में भी, कि वो फाइल और नोटिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ग्राउंड वर्क की तुलना में। उनके लिए कागज़ कंप्लीट होना चाहिए, ग्राउंड वर्क चाहे जैसा भी रहा। तो इंडियन जो मेडिकल सर्विस का ऑफिसर होगा वो सारे डॉक्टर्स को जानता होगा क्योंकि उसी चीज़ से वो बन के निकला है। और ये डॉक्टर्स जहाँ भी घपला करते हैं, जैसे गायब रहते हैं या कुछ भी करते हैं, वो 2 मिनट में इनको सुधार सकता है और पूरा हेल्थ सिस्टम रिवैम्प हो सकता है, पूरा हेल्थ सिस्टम ठीक हो सकता है। तो एक तो पॉइंट ब्यूरोक्रेसी वाला मैंने बताया। एक और भी होता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल लूटते हैं उस पर हमने चर्चा करी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हालत मैंने बताया। एक तो टेस्ट कि डॉक्टर्स बहुत सारे अनवांटेड टेस्ट लिखते हैं। इसके 2 कारण हैं। वही, एक तो कुछ जो भ्रष्ट है वो तो उसका कुछ कर नहीं सकते, वो तो 2-4% लोग हैं। आजकल मेडिकल लीगल के इश्यूज इतने ज़्यादा हो गए हैं ना कि अगर मान लीजिए कोई सर्जरी कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो फेल हो गया, और हमने मतलब एक पेशेंट से रिलेशनशिप कैसा हो जाता है कि रिलेशनशिप बन गया तो चलो छोड़ यार, नहीं लिखते हैं, जहाँ कुछ पैसा बच जाएगा। और आजकल बड़े शहरों में स्पेशली बहुत जगह लोग शू कर देते हैं, मतलब कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट में वकील पूछता है, अच्छा ये वाला जांच अगर नहीं हुआ हो, नहीं कराया आपने, क्या इसका इससे लिंक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो डॉक्टर्स फंस जाते हैं, इसलिए करा लेते हैं। एक तो केस आया था दिल्ली का कि गायनेकोलॉजिस्ट ने, मतलब एक फ्रेंड थे जान पहचान के, तो उन्होंने फ़ोन पे दवा पूछा और दवा बता दिया उन्होंने, और पता नहीं कुछ रिएक्ट हो गया। दवा, देखिए दवा जो कंपनी जो दवा बनती है वो तो पूरी रिसर्च के बाद होती है, मार्केट में आता है, उसका सब कुछ रेगुलेशन है। तो ऐसा नहीं है कि वो दवा कोई एब्सर्ड है यार गलत दवा दे दिया, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, हर का जेनेटिक मेकअप जो बनावट है वो अलग है। वो किसी व्यक्ति में हो सकता है रिएक्ट कर जाए, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग है। ऐसा नहीं कि वो दवा गलत दिया गया है। तो उनका डेथ हो गया और बेचारी जो लेडी डॉक्टर है वो जेल चली गई, जबकि उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। इसीलिए अक्सर फ़ोन पे डॉक्टर्स से दवा जब पूछते हैं पेशेंट, मेरे साथ भी ये डेली होता है, एवरी डे। कई बार बहुत मुश्किल होती है लोगों को समझाना कि हम क्यों दवा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी देते हैं। मैं भी देता हूँ, सारे डॉक्टर्स देते हैं, क्योंकि आप समाज के बाहर नहीं हैं। बहुत सारे रिश्ते कानूनी रिश्तों से ऊपर होते हैं। तो डॉक्टर पेशेंट का रिश्ता भी है कानूनी रिश्ते से ऊपर है, और कानून के दायरे में इसको बांध के कोई बहुत इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता कि निकल पाएगा। एक और है कि अनवांटेड टेस्ट वाला तो कवर कर ले। एक और है मेडिसिन्स की। एक और अक्सर आता है, ये कौन सा हीरो था वो, हाँ आमिर खान, उसने एक वो सीरीज़ निकाली थी सत्यमेव जयते वाला। उसमें एक डॉक्टर्स पे वो हो रहा था कि बहुत सारे वो जेनरिक ड्रग्स लिखते हैं। मैं आपको अंदर की बात, चूँकि लोग बताते नहीं हैं, अंदर की बात ये है
कि 2 या 5% ऐसी जेनरिक ड्रग हैं जिनकी प्राइसेस जो इथिकल ड्रग, जो ब्रांडेड दवाइयों की बात करते हैं, उनसे कम होता है। 90% जो जेनरिक ड्रग्स हैं, अगर मान लीजिए मैं एक दवा क्लेवम या एमॉक्सिसिलिन लिखता हूँ तो उसकी अगर प्रिंट मुझे नहीं पता कितनी है, मान लीजिए 150 रुपये 10 टैबलेट की, तो जेनरिक ड्रग का जो प्रिंट होता है वो होता है 180 रुपीज़। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए कहा गया है। और जो ड्रग्स की जो प्राइसिंग है, दवाओं का जो कितना पैसा होगा, इसकी कीमत कितनी होगी, ये डॉक्टर्स तय नहीं करते हैं, ये सरकार तय करती है। और सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है, वहाँ वो बड़ी कंपनियां हैं, वो पैसे देते हैं, सब कुछ करते हैं, वो अपने हिसाब से पैसा रखवाते हैं। हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं है, ये मैं बिल्कुल मानूंगा इस चीज़ को कि डॉक्टर्स को पर्क्स मिलते हैं। जो दवा कंपनियां हैं वो बाहर भी घुमाती हैं। अब थोड़ा ये रेगुलेटेड हो गया है, कुछ पैसे देती हैं थोड़े बहुत, और उसको रोकना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये कानूनी रूप से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो खिलाते हैं पैसा, उनको दवा लिखवानी है और वो सब करते हैं। चाहे आप कोई भी दवा लिखो, वो सारी कंपनी में ऑलमोस्ट 90%। और लेकिन सारे डॉक्टर्स को नहीं मिलता है। जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, उनको कहाँ से मिल सकता है, मुश्किल है। लेकिन काफ़ी सारे डॉक्टर्स को मिलता है। ये वाला पॉइंट एकदम वैलिड पॉइंट है, मिलता है। तो ये देखिए, ये है इस तरह से कुछ कर, जैसे एक टाइल्स बेचने वाला बिजनेसमैन है, उसको टाइल्स की कंपनी बाहर घुमाती है, या कोई भी चीज़ आप बेचोगे, आप फ्रिज बेचते हो तो उसके भी लोग को भी कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलता है। ये कुछ इस तरह ही है। लेकिन डॉक्टर्स ये नहीं करते कि सिर्फ पैसे के लिए आपको वो दवाई, ये भी हो सकता है कि हाँ कुछ डॉक्टर्स एक्स्ट्रा दवा लिख देते हो, ये मैं मान सकता हूँ, ये बात सही है। लेकिन आपको मतलब किसी बीमारी में गलत दवा देना या सब स्टैंडर्ड, मतलब ख़राब क्वालिटी की दवा देना, ये सब पॉसिबल नहीं है, ये सब नहीं होता है। एक और चीज़ है, अक्सर जो होता है, वीडियोस उसके चलते रहते हैं कि पेशेंट मर जाने के बाद आईसीयू में भर्ती रखा है, ये सब फेक है, ये पॉसिबल नहीं है। 3 दिन बाद तो इतना आईसीयू में कुछ अलग से मशीन तो होती नहीं है। वाइटल्स जो भी हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट या रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सब जानने की मशीन लगी होती है, और कुछ एक्स्ट्रा वहाँ नहीं होता है आईसीयू में। तो अगर कोई बॉडी 2-3 दिन वहाँ पड़ी रह जाए तो वो सड़ जाएगी, स्मेल से बाकी पेशेंट बीमार हो जाएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हाँ 2-4 घंटे हो सकता है, छोटी प्रक्रिया होती है उसको डिस्चार्ज करना, ये वो करना, 2-4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे हो सकता है कि रात में मान लो 2 बजे डेथ हुआ हो तो कोई कंसल्टेंट ना हो, आपको सुबह बताया गया हो 10 बजे, ये पॉसिबल है। लेकिन 2-3 दिन रखना, ये सब धंधा चमकाने के लिए न्यूज़पेपर करते हैं, और ये मीडिया वाले, चूँकि ज़्यादातर बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं ये लोग, और उनको अपना धंधा रहता है, चूँकि उनको बिज़नेस देना है न्यूज़ वालों को, नहीं तो बेचारे भूखे मरेंगे। तो वो पॉसिबल नहीं है कि ये सब चीज़ होती हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप। मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी है, शायद जितने भी पेशेंट्स मेरे हैं बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं और बहुत मानते हैं मेरी बात पे। बहुत ही कम, शायद ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने यकीन नहीं करा। मैं अपने पेशेंट की बात करूँ, मैं जो बोलता हूँ सब करते हैं। तो डॉक्टर्स में भी ये होता है कि आजकल के पेशेंट्स वो हो गए हैं, मतलब बदमाश हो गए हैं, ये है। तो मेरा एक्सपीरियंस पेशेंट्स को लेके बहुत अच्छा है। देखिए, फिर वही बात आती है कि समाज में कुछ लोग तो बुरे होते ही हैं। तो अगर 1000 में 2-4 लोग वैसे हैं जो डॉक्टर्स के प्रति ट्रस्ट नहीं रखते हैं या थोड़ा सा ज़्यादा फालतू क्वेश्चन करते हैं, तो वो तो पॉसिबल है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। वो अपने प्रोफेशन का, हर प्रोफेशन का अपना नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, तो मेडिकल प्रोफेशन का नेगेटिव पार्ट है। तो उसके लिए डॉक्टर्स को रेडी रहना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, टचवुड, पता नहीं अभी आगे का तो नहीं कह सकते, बट अभी तक मेरे पेशेंट्स बहुत ही अच्छे हैं। और जो भी मैं बोलता हूँ, मेरे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को ऑलमोस्ट 100% मान लेते हैं। तो बहुत बड़ा टॉपिक है, मुझे सब कुछ याद भी नहीं रहा है। कुछ और भी अगर टॉपिक हुआ तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में। थैंक यू, हैप्पी डॉक्टर डे टू ऑल, और आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। हाँ, एक और चीज़ कि एक ऐसी जोक में एक इंसान ने मुझसे बोला था कि ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर रोज़ सुबह अगरबत्ती दिखाते हैं, आज पेशेंट ज़्यादा है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, डॉक्टर्स अगरबत्ती दिखाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान पेशेंट तो आनी है, बिकॉज शरीर है तो बीमार पड़ेगा, कि पेशेंट्स का कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने से पहले आ जाए, ताकि हम लोग उनको कम समय में, कम खर्च में, और हमारे ऊपर भी मानसिक तनाव कम पड़े और उनको घर भेज पाए। तो ये हम लोग प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि सबको निरोग रखें। और अगर कुछ होता है
तो समय से पहले डॉक्टर से पास चले जाएं, दिखा लें, ताकि बीमारी ज़्यादा ना बढ़े। थैंक यू।